आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने पूरे विश्व के देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह है। ये कहानी है इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की। ये कहानी है एलोन रीव मस्क की। तो साउथ अफ्रीका के एक शहर प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को जन्म होता है एलोन रीव मस्क का। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनकी माता मे मस्क एक मॉडल है। उनके परिवार में उनके छोटे भाई किम्बल मस्क और छोटी बहन टॉस्का मस्क हैं। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और हायर स्कूल एजुकेशन बॉयज़ हाई स्कूल प्रिटोरिया से ही पूरी की। इसके बाद जब वे 10 साल के थे तो उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स और गेम में काफ़ी था और इसी के साथ साथ वे कोडिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और कोडिंग भी उस समय सीख रहे थे, जिसके चलते मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम बना दिया जिसका नाम था ब्लास्टर। और आगे चलकर उन्होंने इस गेम को $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को बेच दिया। पर इसी बीच उनके माता पिता को कुछ आंतरिक कारणों की वजह से अलग होना पड़ा और उसके बाद एलन मस्क ने ये डिसाइड किया कि अब वे साउथ अफ्रीका को छोड़कर वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। उनका कनाडा शिफ्ट होने का एक ही रीज़न था ताकि वे इसके बाद इजीली यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर कर सके। और 1989 में कनाडा में एंटर करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिया और यहीं से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्रियां भी हासिल की। और इसी बीच 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एलन मस्क को एक ऑफर आता है पीएचडी करने का इन मटेरियल साइंस। पर 2 दिन ज्वाइन करने के बाद वे वहाँ से भी ड्रॉप आउट कर देते हैं और सेम ईयर में वे अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था Zip2। और आगे चलकर Zip2 को 1999 में $307 मिलियन में एक कंपनी एक्वायर करती है जिसका नाम था कॉम्पैक्ट। और सेम ईयर में उन्होंने एक्सकॉम को भी को फाउंड किया, जिसने आगे चलकर कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर पेपाल को बनाया। और अब ईयर 2002 में ईबे $1.5 बिलियन में एक्वायर करता है पेपाल को और उससे जितना भी पैसा मिला एलन मस्क ने एक कंपनी बनाने में लगा दिया जिसका नाम था स्पेसएक्स। एलन मस्क की ये पहली एक ऐसी कंपनी थी जिसने पूरे वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया और पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नया आयाम दे दिया। और अगर आप इस कंपनी की इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो आपको रॉकेट साइंस की बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं रॉकेट के बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग के बारे में। किसी भी रॉकेट के अंदर 4 मेजर सिस्टम्स लगे होते हैं और इसके अंदर जो पहला सिस्टम आता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम। ये जो स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है इसके अंदर मेनली होते हैं बॉडी, नोज कोन और फिन्स। और इसके बाद जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो कि आपके रॉकेट को लिफ्ट करने में मदद करता है, इसमें होता है इंजन, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। और जो पेलोड सिस्टम होता है जो आपके रॉकेट का टॉप पार्ट होता है, इसके अंदर मेनली होता है स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट एंड ह्यूमन बीइंग। और जो फोर्थ सिस्टम होता है इसे कहते हैं गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम के अंदर लगा होता है रडार और कंप्यूटर्स जो आपके रॉकेट को एक स्पेसिफिक पाथ में बनाए रखते हैं। और इन्हीं सभी सिस्टम्स को रॉकेट साइंस के मेजर पिलर्स भी कहा जाता है। और जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो इसके अंदर का फ्यूल धीरे धीरे जलने लगता है और एग्जॉस्ट को बाहर की तरफ फेंकता है और जिसकी वजह से एक डाउनवर्ड थ्रस्ट लगती है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और धीरे धीरे रॉकेट स्पेस की तरफ जाने लगता है। और जब रॉकेट धीरे धीरे स्पेस की तरफ जाने लगता है तो इसके फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म होने लगता है और जब ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो इस फर्स्ट स्टेज को रॉकेट से अलग किया जाता है। इस सेपरेट हुए फर्स्ट स्टेज के पार्ट को लॉन्चर भी कहते हैं, जो कि पहले या तो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाता था या फिर किसी ओशन में जाकर गिर जाता था और जिसको बनाने के लिए स्पेस एजेंसियों को काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता था। पर आगे चलकर जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स के अंदर फाल्कन 9 नाम का एक रॉकेट बनाया तो इसने इस लॉन्चर को फिर से अर्थ में रीलैंड कर दिया। और आइए अब जानते हैं फाल्कन 9 की वर्किंग के बारे में।
फाल्कन 9 का जो फर्स्ट स्टेज है इसमें 9 मर्लिन इंजन्स लगे हुए हैं और जैसे इसे लॉन्च किया जाता है उसके 1 मिनट 10 सेकंड बाद ये सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है और उसके 1058 सेकंड बाद ही इसका फर्स्ट स्टेज इससे सेपरेट किया जाता है और ये सीधा अर्थ में वापस आ जाता है और उसके ठीक 7 सेकंड बाद इसके सेकंड स्टेज इंजन को इग्नाइट किया जाता है जिसमें केवल 1 मर्लिन इंजन लगा होता है और उसके ठीक 40 सेकंड बाद ड्रैगन के कैप्सूल को उससे अलग किया जाता है और लॉन्च के ठीक 9 मिनट बाद इसके सेकंड स्टेज के इंजन को भी इससे अलग किया जाता है और इसके कुछ सेकंड बाद ही कैप्सूल के टॉप कवर को इससे हटा दिया जाता है जिसके बाद ये सीधा जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच हो जाता है और इसके बाद इसे कुछ हफ्तों तक वहीं पर रखा जाता है। और इसी बीच कैसे जो ये लॉन्चर है फर्स्ट स्टेज का ये वापस अर्थ पे आता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें लगभग 7 से 8 कोल्ड गैस थ्रस्टर्स लगे होते हैं जो कि लॉन्चर को वर्टिकली अपवर्ड रखते हैं और इसी के साथ साथ इसमें 4 ग्रिड फिन्स लगी होती हैं। इन ग्रिड फिन्स का मेन काम होता है रॉकेट को टिल्ट होने से रोकना और इसी के अंदर जो तीसरा पॉइंट होता है उसे कहते हैं रीइग्नाइटेबल इंजन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके इसे एक सॉफ्ट लैंडिंग देते हैं और इसमें डिप्लॉयबल लैंडिंग लेग्स लगे होते हैं जो कि कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और अब लॉन्च के 35 दिनों बाद ये जो ड्रैगन है इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डिस्कनेक्ट किया जाता है और डिस्कनेक्ट करने के ठीक 5 घंटे बाद इसे फिर से रीइग्नाइट किया जाता है और ये धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर उसके बाद ओशन में जाके गिर जाता है और जिसके बाद इसे फिर से रीयूज किया जाता है। और आगे चलकर जब इस सेम चीज को इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो एलन मस्क को लगातार 3 बार बहुत बड़े बड़े फेलियर्स का सामना करना पड़ा और ये समय उनकी लाइफ का सबसे कठिन समय था और इसी समय वो ऑलमोस्ट बैंक करप्ट होने की कगार पर खड़े हुए थे और उसी समय यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस प्रोजेक्ट को एक फेलियर की तरह देखना शुरू कर दिया था और आगे चलकर इन सभी चीज़ों का जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में देते हुए कहा कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक फेलियर से एक बहुत बड़ा सक्सेस बना दिया। Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Tanks pressing for flight. Flight computer has control of the vehicle. Do we see anything on the sensors that's a problem? No, right now. Nothing. Go say go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get it going, baby. Get it going. But the thing that gets me most fired up is that creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever in human history. It would be so exciting to wake up in the morning and think that that's what's happening. और इतनी बड़ी कामयाबी के बाद एलन मस्क के मार्स पे सिविलाइजेशन खड़ी करने के सपने को एक बहुत बड़ी उम्मीद मिल चुकी थी और इस कामयाबी ने स्पेस फ्लाइट्स को काफ़ी सस्ता बना दिया और आगे चलकर बहुत सी प्राइवेट कंपनियां और नासा जैसी कंपनियां भी अपनी जो सैटेलाइट्स है
वो स्पेस एक्स को लॉन्च करने को देती है। और इसी समय सिलिकॉन वैली में एक नया राजा आ चुका था और वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बड़ा कर रहा था। और इसी बीच साल 2003 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम था टेस्ला मोटर्स, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी थी। पर यह कंपनी साल 2008 में लाइमलाइट में आती है जब इसके सीईओ बनते हैं एलन मस्क। और इस कंपनी का पहला मॉडल था टेस्ला रोडस्टर, जिसने मार्केट में आते ही एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया और पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि आने वाला फ्यूचर कैसा रहने वाला है। और साल 2020 में एंट्री होती है टेस्ला मॉडल वाई की, जो अभी तक का टेस्ला का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। और टेस्ला पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी बन चुकी है। और इसके बाद 2013 में एलन मस्क एक और कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम था हाइपरलूप, और इसे ट्रांसपोर्टेशन का 5th मोड भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये ट्रांसपोर्टेशन के 2 सबसे बड़े बैरियर्स, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और इसकी टॉप स्पीड होगी 1200 किलोमीटर पर आवर। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से समझते हैं। इसके अंदर एक कैप्सूल होगा जिसे कि एक ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा और उस ट्यूब से सारी हवा निकालकर उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा ताकि ये कैप्सूल उस ट्यूब के अंदर इजीली ट्रेवल कर सके। और इन ट्यूब्स के ऊपर काफी सारे सोलर पैनल लगे होंगे जो कि इन कैप्सूल्स को रात के समय इस ट्यूब्स के अंदर ट्रेवल करने में मदद करेंगे। और कैप्सूल के बॉटम में रोटर लगा होगा और प्लेटफॉर्म पे स्टेटर लगा होगा। तो जैसे ही ये कैप्सूल इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेवल करेगी तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि कैप्सूल के निचले वाले पार्ट पर काफ़ी मात्रा में मैग्नेट्स लगे होंगे जो कि इस कैप्सूल को इस प्लेटफॉर्म से ऊपर रखने में मदद करेंगे, या मैं कहूँ लिफ्ट करने में मदद करेंगे, और जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन भी कहते हैं। आइए इस सेम चीज़ को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 2 मैग्नेट्स का यूज़ किया गया है और उनके 2 सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के सामने रख दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और सेम कॉन्सेप्ट को हाइपरलूप में भी यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन फैक्टर को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देता है और इसे ही मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। और ये कैप्सूल वैक्यूम ट्यूब के अंदर काफी तेजी से और एफिशिएंटली ट्रेवल करेगी। और आगे चलकर एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को सभी के लिए ओपन कर दिया ताकि इस पर जल्द से जल्द काम किया जा सके और इसे आने वाले फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसके बाद 2015 में एलन मस्क की कंपनी बनाती है जिसका नाम था स्टारलिंक, जिसका मेन पर्पस था इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो 2019 से लेकर 2023 तक इन्होंने फाल्कन 9 की मदद से अर्थ के ऑर्बिट पे लगभग 5500 सैटेलाइट्स भेजे, और जिसकी मदद से आज ये लगभग 70 कंट्रीज को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और 2016 में एलन मस्क एक और कंपनी लेके आते हैं जिसका नाम था न्यूरालिंक। इस कंपनी का मेन पर्पस था ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना कि किस तरह ब्रेन हार्मोन रिलीज करता है और उसका ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें छोटा सा डिवाइस ह्यूमन ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है जो कि न्यूरॉन के सिग्नल को डिटेक्ट करके उसे एक डिजिटल बोर्ड पर दिखा देता है। और शायद इस टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले समय में मेंटल हेल्थ को इजीली क्योर किया जा सकेगा। और इसके बाद एलन मस्क 2022 के अंदर ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लेते हैं और इसका नाम और लोगो चेंज करके एक्स कर देते हैं और इसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जो कि एक चाइनीज कंपनी से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है वीचैट। और इसके बाद फॉर्ब्स ने 2023 के अंदर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट जारी की, जिसके अंदर एलन मस्क $245.3 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। तो ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑलमोस्ट बैंक करप्ट होने की कगार पर खड़ा था, पर उसके जुनून और पागलपन ने उसे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाकर रख दिया। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, ही इज द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर, ही इज एलन मस्क। साइनिंग आउट, जय हिंद। और अगर इस 15 मिनट के वीडियो ने आपके ज्ञान में जरा से भी बढ़ोतरी की हो तो इस वीडियो को
लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।